हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th हिस्ट्री। यह आपकी बुक का फर्स्ट पार्ट है जिसका पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जिसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे। हड़प्पन सिविलाइजेशन, यह नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसी को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। जब हम हड़प्पन या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं तो इससे आपको क्या समझ आता है? सिविलाइजेशन, इसका मतलब होता है एक ऐसी सोसाइटी जिसका अपना कोई कल्चर हो, जीने का तरीका हो। सिविलाइजेशन वर्ड अक्सर हम डेवलप्ड सोसाइटीज के लिए यूज करते हैं, जहां कई सारे लोग एक साथ मिलकर एक ही कल्चर और कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि हड़प्पा नाम की जगह ही वो फर्स्ट साइट थी जहां इस कल्चर को डिस्कवर किया गया था। और इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये इंडस रिवर के आसपास के लोकेशंस पर बसी एक सिविलाइजेशन थी। हड़प्पा भी इंडस वैली के ही पास की एक जगह है जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में है। इस सिविलाइजेशन के टाइम की बात की जाए तो 2600 से 1900 BCE के बीच इसका टाइम पीरियड माना जाता है, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन का भी नाम देते हैं। मैच्योर हड़प्पन इसलिए क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पीरियड में यह सिविलाइजेशन सबसे ज्यादा डेवलप्ड थी। इसके पहले जो टाइम पीरियड रहा होगा जिसमें यह सिविलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ रही थी, उसे अर्ली हड़प्पन कहा जाता है। और 1900 BCE के बाद वाले टाइम में हड़प्पन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही थी, इसलिए इसे लेट हड़प्पन कहा जाता है। BCE टर्म आपने पहले भी पढ़ी हुई है, जिसका मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा। यानी अगर आप फर्स्ट सेंचुरी से पहले का टाइम देखेंगे तो उसे हम बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। जब हम किसी सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि लोग रातों रात वहां आकर बस जाते हैं। स्पेशली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो पूरी दुनिया में अपने वेल प्लान्ड टाउन्स और डेवलप्ड एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। तो जाहिर है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी कुछ ना कुछ कहानी जरूर होगी। जब इन साइट्स पर खुदाई की गई तो आर्कियोलॉजिस्ट को यहां से कुछ ऐसे एविडेंसेस मिले जो मैच्योर हड़प्पन के टाइम से बिल्कुल डिफरेंट है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से बिलोंग नहीं करते। साथ ही यहां कोई बड़ी बिल्डिंग्स या कोई टाउन के होने के एविडेंस हमें नहीं मिले हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि ये अर्ली सोसाइटी हड़प्पन सिविलाइजेशन जितनी डेवलप्ड भी नहीं रही होगी। इसलिए इसे अर्ली हड़प्पन का नाम दिया गया है। अब आप लोगों के मन में एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन होगा कि अगर सब कुछ ही अलग है तो हम अर्ली हड़प्पन भी क्यों कह रहे हैं? इसकी जगह कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दे देते? इसका एक रीजन यह है कि जिन टाउन्स में हमें अर्ली सोसाइटी के एविडेंसेस मिले हैं, उन्हीं टाउन्स में हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के भी एविडेंस मिले हैं। यानी दोनों की लोकेशन कॉमन है। और दूसरा रीजन है इन दोनों सिविलाइजेशंस की सेम सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी का मतलब होता है ऐसे तरीके जिनसे आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करके सर्वाइव कर पाते हैं। स्टडीज में पता चला है कि हड़प्पन्स एनिमल प्रोडक्ट्स और प्लांट्स खाकर जिंदा रहते थे। इन साइट्स से जो चार्ड गेन्स यानी जले हुए ग्रेन्स और सीड्स इकट्ठे हुए हैं, उनसे यह पता चलता है कि यहां के लोग लेंटिल्स यानी दाल, व्हीट, बार्ले, चिकपी और तिल खाते थे। ये सब हमें आर्कियोबोटानिस्ट की स्टडी से पता चला है। ये वो लोग होते हैं जो एंशिएंट प्लांट्स के रिमेन्स को स्टडी करते हैं। इसी के साथ आर्कियोजूलॉजिस्ट ने भी अपनी स्टडी से इस बात का पता लगाया है कि यहां मिलने वाले एनिमल बोन्स में शीप, गोट, बफलो और पिग्स के बोन्स हैं। और ऐसा माना जाता है कि इन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था। इसी के साथ घड़ियाल, डियर और वाइल्ड पिग जैसे एनिमल्स की भी बोन्स पाई गई हैं, जिन्हें शायद मीट के लिए हंट किया जाता होगा। इसके अलावा यहां से फिश और फाउल बर्ड के भी बोन्स मिले हैं। अब क्वेश्चन ये है कि एनिमल्स तो जंगल में आसानी से मिल जाते होंगे, लेकिन दाल, व्हीट, बार्ले जैसी क्रॉप्स बिना किसी के बोए तो नहीं उगती। तो फिर इतने हजारों साल पहले लोग इन्हें कैसे ग्रो करते होंगे? यह जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज। स्टूडेंट्स, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं वो आज से करीब 4 से 4,500 साल पहले की बात है। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन
लगभग 4000 साल पहले थी। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि उस टाइम में कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट तो नहीं होंगे। एविडेंस से हमें यह जरूर पता चल गया है कि इस सिविलाइजेशन के लोग ग्रेन्स उगाते थे, लेकिन कैसे उगाते थे इसका कोई एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है। हालांकि खुदाई में यहां से कई ऐसे सील्स मिली हैं जिन पर बैल बने हुए हैं, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि इस टाइम में शायद खेत में बैलों का यूज किया जाता होगा। और ये बातें सिर्फ अंदाज से नहीं कही जा रही हैं, बल्कि चोलिस्तान और बनवाली में बैल के साथ लगे हुए हल्के छोटे खिलौने मिले हैं, जिनसे यह समझना आसान है कि लोग इस तरह के हल का यूज जरूर करते होंगे। साथ ही राजस्थान के कलीबंगन में प्लोड फील्ड यानी हल चले हुए खेत के भी एविडेंस मिले हैं। फील्ड को देखकर यह पता चला है कि यहां 2 अलग अलग टाइप्स की क्रॉप्स उगाने के लिए फील्ड को 2 हिस्सों में बांटा जाता था, और फिर इसके एक हिस्से पर वर्टिकल लाइंस में सीड्स बोए जाते थे और दूसरे हिस्से पर हॉरिजॉन्टल लाइंस में सीड्स बोए जाते थे। आप जब मैप में इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसमें से अधिकतर साइट्स सेमी एरिड हैं, जहां रेनफॉल बहुत कम होती है। ऐसे में यहां के लोगों ने फील्ड के इरिगेशन के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकाला ही होगा। अफगानिस्तान के शॉटुगाई रीजन में आर्कियोलॉजिस्ट को कैनाल्स के ट्रेसेस मिले हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी एरियाज में ना तो कैनाल्स मिले हैं और ना ही कोई और सोर्स। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हो सकता है यहां पहले कैनाल्स बनाई गई हों और इतने सालों में शायद ये कैनाल्स मिट्टी से भर गई हों, इसलिए इनके एविडेंस नहीं मिले। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहां किसी वेल से पानी लिया जाता हो। इसके अलावा गुजरात के ढोलावीरा में एक वाटर रिजर्वुआर मिला है, जो शायद इरिगेशन के लिए यूज किया जाता होगा। अगर आप किसी से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के सबसे पॉपुलर टाउन या प्लेस के बारे में पूछेंगे तो आपको एक ही जवाब मिलेगा, और वो है मोहनजोदारो। इस पर कुछ सालों पहले एक मूवी भी बनाई गई थी। हड़प्पन सिविलाइजेशन में मोहनजोदारो के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रही होगी, क्योंकि यह टाउन बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग के साथ बनाया गया था। आइए आपको इस टाउन की इंपॉर्टेंस समझाते हैं। मोहनजोदारो एक ऐसा टाउन जिसके रिमेन्स ने आज के बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स को भी चौंका दिया था। हजारों साल पहले कोई इतनी प्लानिंग करके कैसे किसी टाउन को बना सकता था, इस बात पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जो एविडेंसेस हमारे सामने हैं उन्हें भी तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस सेक्शन में हम मोहनजोदारो टाउन को अच्छे से समझेंगे और इसके कुछ अलग अलग फीचर्स जानेंगे जो इस टाउन को बाकी जगह से अलग बनाते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे मोहनजोदारो के क्या डिस्टिंक्ट फीचर्स थे, सीटाडेल क्या होता है और इसे क्यों बनाया जाता है, या फिर मोहनजोदारो का लोअर टाउन किसके लिए बनाया गया था और यहां की बिल्डिंग्स किस तरह की बनी थी। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इसी सेक्शन में मिलेंगे। इस टाउन के 2 पार्ट्स थे जहां लोग रहा करते थे। एक पार्ट जो टाउन के बाकी एरिया से थोड़े हायर लेवल पर था, यानी ऊंचाई पर था, इसे सीटाडेल कहा जाता था, और दूसरा पार्ट जो सीटाडेल के कंपैरिजन में नीचे था और सीटाडेल से ज्यादा एरिया में फैला हुआ था, इसे लोअर टाउन कहा जाता था। सीटाडेल को लोअर टाउन से ऊंचा बनाने के लिए मड ब्रिक्स यानी ईंट का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था, जिससे ये बाकी बिल्डिंग से अलग दिख सके। लोअर टाउन्स और सीटाडेल दोनों के ही आसपास हमें वॉल्स देखने को मिली थी, जो इन दोनों एरियाज को एक दूसरे से अलग करती थी। हड़प्पन सेटलमेंट्स में हमें जितनी भी बिल्डिंग्स देखने को मिली हैं, उसमें फाउंडेशन के लिए ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म्स बनाए गए थे। इन प्लेटफॉर्म्स को बनाने के लिए जिन ब्रिक्स का यूज किया जाता था वो बेक्ड ब्रिक्स थी, यानी आग में पकी हुई ईंटें। जब ईंटों को भट्टी में पकाया जाता है तो वो बहुत ही मजबूत हो जाती हैं। बिल्डिंग्स की बनाई गई फाउंडेशन और हड़प्पन सिटीज की बेक्ड ब्रिक्स में एक ध्यान देने वाली बात है। जब आर्कियोलॉजिस्ट को हर एक बिल्डिंग में इस तरह के फाउंडेशन के एविडेंस मिले तो ये उनके लिए एक सरप्राइजिंग बात थी, क्योंकि इसका सीधा सीधा मतलब तो यही था कि इन घरों को बनाने से पहले एक प्रॉपर प्लानिंग की गई होगी। साथ ही जिन ब्रिक्स से इस फाउंडेशन को और बिल्डिंग्स को बनाया गया था वो भी कोई रैंडम साइज की नहीं थी, बल्कि सभी ब्रिक्स की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के बीच सेम रेशियो था। हर ब्रिक की लेंथ उसकी हाइट से 4 टाइम्स थी और ब्रेड्थ उसकी हाइट से डबल यानी 2 टाइम्स थी, और यही रेशियो हमें हर ब्रिक में देखने को मिलता है। हाइट भले ही कुछ भी हो,
लेकिन इन तीनों के बीच रेशियो हमेशा एक ही था। बिल्डिंग्स की तरह इन टाउन्स की ड्रेन्स को भी बहुत प्लान करके बनाया गया था। आइए हम इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। हड़प्पन सिटीज के ड्रेनेज सिस्टम को हे गाइस, क्या आप भी सुनना चाहते हैं कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियां? मगर आप उसके लिए पॉकेट एफएम और कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन बाय नहीं करना चाहते कि हम जैसे बहुत सारे लोगों के पास पैसे इतने नहीं होते हैं कि जिससे हम इन सभी चीज़ों का सब्सक्रिप्शन ले सकें, और हमें स्टोरियां भी सुननी है फ्री में, तो टेंशन नहीं लेने का। आपका भाई लेके आया है आपके लिए एक ऐसा चैनल, यूट्यूब चैनल, जिसमें हम आपके लिए कुकू एफएम और पॉकेट एफएम की स्टोरियाँ अवेलेबल रखेंगे। मतलब आपकी डिमांड पर जो भी स्टोरी सुनना चाहेंगे वो हम लेके आएंगे। हड़प्पन सिटीज के ड्रेनेज सिस्टम को कुछ इस तरीके से बनाया गया था कि इन्हें देखकर पता ही नहीं चलता था कि इतने सालों पहले के भी लोग इस तरह की प्लानिंग कर सकते हैं। यहां के टाउन्स को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। ग्रिड पैटर्न का मतलब है यहां के रोड्स और स्ट्रीट्स को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये एक दूसरे को राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते थे। यानी सारे घरों के बीच में एक स्ट्रीट होती थी और ये स्ट्रीट्स जाकर मेन रोड से मिलती थी। इन्हीं स्ट्रीट्स के साइड में ड्रेन्स यानी नालियां भी बनाई गई थी ताकि घरों से वेस्ट वाटर को बाहर किया जा सके। ऐसा माना जाता है कि टाउन्स में घर बनाने से पहले स्ट्रीट और ड्रेन्स बनाई गई थी और इसके बाद घरों को बनाया गया था। नहीं तो सभी घरों की ड्रेन्स को कैसे कनेक्ट किया जाता? तो इस छोटे से एग्जाम्पल से आप ये बात समझ सकते हैं कि उस टाइम पर लोग हर चीज के बारे में कितना सोच समझकर काम करते थे। ड्रेनेज सिस्टम जैसी छोटी सी चीज के लिए भी एक प्रॉपर प्लानिंग की गई थी। अब हम जरा टाउन्स में बने घरों के बारे में जानते हैं कि उनमें ऐसी क्या खास बात थी। मोहनजोदारो में जिन लोअर टाउन्स की हमने अभी बात की, वहां की रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में भी हमें आर्किटेक्चर का एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल देखने को मिलता है। लोअर टाउन्स में बनी इन बिल्डिंग्स को शायद आम लोग के रहने के लिए बनाया गया होगा। यहां की बिल्डिंग्स में भी हमें प्लेटफॉर्म और ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलता है। इसके साथ ही अधिकतर घरों में कोर्टयार्ड्स बने हुए थे जिनके आसपास घर को बनाया गया था। उस टाइम कोर्टयार्ड्स में शायद कुकिंग और वीविंग जैसी एक्टिविटीज की जाती होंगी। यहां के घरों की एक और खास बात जो है वो है प्राइवेसी। यहां आपको किसी भी घर के ग्राउंड लेवल पर कोई विंडो नहीं मिलेगी। न ही जब आप घर के अंदर घुसते हैं तो वहां से घर का पूरा इंटीरियर दिखाई देगा। आजकल हम जो कोर्टयार्ड्स देखते हैं वो अक्सर घर में घुसते ही सामने दिखाई देते हैं, लेकिन मोहनजोदारो में बने कोर्टयार्ड्स इस तरह बनाए गए थे कि एंट्रेंस से इन्हें नहीं देखा जा सकता था, जिसकी वजह से अगर घर की औरतें कोर्टयार्ड में कोई काम कर रही थीं तब भी बाहर से आने वाला इंसान उन्हें नहीं देख सकता था। यहां बने सभी घरों में बाथरूम्स भी थे जिन्हें घर से बाहर जाने वाली ड्रेन से कनेक्ट किया गया था। कई घरों से लैडर यानी सीढ़ी के रिमेन्स भी मिले हैं जो शायद ऊपर के फ्लोर या रूफ पर जाने के लिए यूज की जाती होंगी। जिन घरों में वेल्स यानी कुएं थे उन्हें कुछ इस तरह बनाया गया था कि उसे बाहर का कोई भी इंसान यूज कर सके। सिर्फ मोहनजोदारो में ही इस तरह की करीब 700 वेल्स होने का अंदाजा लगाया गया है। लोअर टाउन्स के बाद अब बारी आती है सीटाडेल की। हमने ये तो जान लिया कि सीटाडेल एक हाइट पर बनाया जाता था, लेकिन इसे क्यों बनाया गया था और यहां क्या एक्टिविटीज होती थी, इसे हम अपने अगले सेक्शन में समझते हैं। सीटाडेल से जिस तरह के एविडेंसेस मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि इस जगह को किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता होगा। यहां आपको दो मेजर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, एक वेयर हाउस और दूसरा द ग्रेट बाथ्स। वेयर हाउस का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां सामान स्टोर किया जाता है। यह सामान किसी भी तरह का हो सकता है। सीटाडेल में वेयर हाउस के एविडेंसेस में सिर्फ इसका लोअर ब्रिक पोर्शन ही बचा है। ऐसा माना जाता है इसके ऊपर का हिस्सा शायद किसी ऐसे मटेरियल से बनाया गया होगा जो इतने सालों तक टिक नहीं पाया। द ग्रेट बाथ की बात की जाए तो ये एक लार्ज रेक्टेंगुलर टैंक की तरह दिखाई देता था। इस ग्रेट बाथ में उतरने के लिए दो तरफ की सीढ़ियां बनाई गई थी।
जैसे स्विमिंग पूल्स में होती हैं। इस टैंक को सिर्फ एक गड्ढा खोद कर नहीं बनाया गया था, बल्कि इसके अंदर ईंटें लगाई गई थी, जिन्हें आपस में जोड़ने के लिए जिप्सम, सैंड और स्टोन्स का पेस्ट लगाया जाता था। इस पेस्ट को मोर्टार कहा जाता है। जिप्सम एक वाइट रॉक होती है जिसे ईंटों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता था। वैसे तो इन ईंटों को मोर्टार के बिना भी लगाया जा सकता था, लेकिन जब इस टैंक में पानी भरा जाता तो ईंटों के बीच से ये पानी मिट्टी में चला जाता, जिसकी वजह से टैंक को भरना पॉसिबल नहीं था। इसलिए मोर्टार को यूज किया गया ताकि टैंक के अंदर से पानी कहीं ना जा सके। इस ग्रेट बाथ की 3 साइड्स पर रूम्स बनाए गए थे, जिसमें से एक रूम में एक बड़ा सा वेल था, जिससे शायद टैंक में पानी डालना होता होगा। इस टैंक से पानी निकालने के लिए भी बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया गया था। टैंक के अंदर कॉर्नर में एक छोटी सी नाली बनाई गई थी, जिसे पानी निकालने के लिए खोल दिया जाता था। साथ ही टैंक के आसपास 8 बाथरूम्स भी बनाए गए थे, जिन्हें मेन ड्रेन से कनेक्ट किया गया था। ये ग्रेट बाथ एक्चुअल में किस पर्पस के लिए बनाया गया था, ये कह पाना जरा मुश्किल है, लेकिन जो भी एविडेंसेस मिले हैं उनसे तो ये लगता है कि इसे रिचुअल बाथ के लिए बनाया गया होगा, यानी किसी फेस्टिवल या ओकेजन पर लोगों के नहाने के लिए। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को अभी की सोसाइटी और लोगों से कंपेयर करेंगे तो आपके मन में कई सवाल आएंगे। इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी होगा कि क्या प्रेजेंट टाइम की तरह उस समय भी सोशल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे? आज हम अपने आसपास लोगों के बीच इतने डिफरेंसेस देखते हैं, जैसे अमीर गरीब, अपर कास्ट लोअर कास्ट, लिटरेट इलिटरेट, यानी कि हर छोटी बात को लेकर लोगों के बीच टेंशन हो ही जाती है। तो क्या इस तरह की सिचुएशन उस टाइम में भी रही होगी? आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरह के सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को भी स्टडी करने की कोशिश की है। इन स्टडीज में आर्कियोलॉजिस्ट को क्या पता चला, इन स्टडीज का क्या कंक्लूजन रहा, इसे आप एग्जाम के लिए अच्छे से समझिए, क्योंकि यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है that how do archaeologists trace socio-economic differences in Harappan society? What are the differences that they notice? सोशल और इकोनॉमिक डिफरेंसेस को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट ने ब्यूरियल्स यानी डेड बॉडी को दफनाने की प्रोसेस को स्टडी किया। आपने इजिप्ट में बने पिरामिड्स के बारे में तो सुना ही होगा, जहां कई किंग्स को उनकी वेल्थ के साथ बरी किया जाता था। सिंपल लैंग्वेज में पिरामिड्स को भी ग्रेव ही कहा जा सकता है, बस फर्क यह है कि इन ग्रेव्स में कॉमन लोगों को नहीं बल्कि किंग्स को दफनाया जाता था। हड़प्पन कल्चर में भी मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था, जिसके कई एविडेंसेस मिले हैं। इस टाइम में जो कब्र बनाई जाती थी वो अलग अलग तरह की होती थी। कई ग्रेव्स के अंदर ब्रिक्स लगाकर उसे अच्छे से बनाया जाता था, वहीं किसी जगह सिर्फ एक गड्ढा खोदकर डेड बॉडी को गाड़ दिया जाता था। हालांकि पिट्स बनाने के इन डिफरेंसेस से हमें इस बात का कोई प्रूफ नहीं मिलता कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं। कई ग्रेव्स में डेड बॉडीज के साथ साथ पॉटरी यानी मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी और ऑर्नामेंट्स भी मिले हैं, जिससे यह माना जा सकता है कि शायद यहां के लोग आफ्टर लाइफ में विश्वास करते हों। आफ्टर लाइफ का मतलब है इंसान का मरने के बाद किसी दूसरी दुनिया में चले जाना। कई जगह पर तो ग्रेव से बॉडी के पास कॉपर मिरर्स भी मिले हैं, जो किसके लिए रखे गए होंगे इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। तो कुल मिलाकर बरियल से हमें सोशल डिफरेंसेस के बारे में कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। अब क्वेश्चन ये है कि क्या कोई और तरीका है इन डिफरेंसेस के बारे में जानने का? जी हां, बिल्कुल है, और वो है आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स का मतलब है वो ऑब्जेक्ट्स जिन्हें इंसान अपने यूज के लिए या इंटरेस्ट के लिए बनाते हों। आइए समझते हैं कि आर्टिफैक्ट्स हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। हड़प्पन सेटलमेंट से मिले आर्टिफैक्ट्स को आर्कियोलॉजिस्ट 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ताकि इनकी स्टडी आसान हो सके। एक कैटेगरी है यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स की और दूसरी कैटेगरी है लग्जरी आर्टिफैक्ट्स की। यूटिलिटेरियन आर्टिफैक्ट्स में वो चीजें आएंगी जो सभी लोग आम तौर पर यूज करते होंगे और जिन्हें क्ले या स्टोन की हेल्प से आसानी से बनाया जा सकता हो, जैसे नीडल, पॉटरी या फिर क्वोन यानी ग्रेन्स को पीसने के लिए यूज किए जाने वाली चक्की। ये ऐसी चीजें हैं जिन्हें आमतौर पर सारे लोग यूज करते होंगे। वहीं लग्जरी आर्टिफैक्ट्स बहुत ही रेयर होते होंगे और उन्हें बनाने में
ऐसी चीजों को यूज किया जाता होगा जो आसपास आसानी से अवेलेबल ना हो। अब देखिए, अगर कोई चीज आपकी लोकेलिटी में अवेलेबल नहीं होगी तो उसे आपको बाहर से मंगवाना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू ज्यादा होगी और उसे सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जो उसकी कीमत दे सकें। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है फाइनेंस से बना पॉट या फाइनेंस से बनी चीजें। फाइनेंस एक ऐसा मटेरियल है जो ग्राउंड सैंड और गम का यूज करके बनाया जाता है, लेकिन इसे बनाने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से हर कोई इसे नहीं बना सकता था। इसी तरह उस टाइम में गोल्ड भी एक रेयर मेटल था जो हर किसी के पास नहीं होता था। तो ये एक अच्छा तरीका था सोशल डिवीजन को पता लगाने का। अगर सभी के पास गोल्ड और फाइनेंस से बनी चीजें नहीं मिल रही हैं, इसका मतलब था उस टाइम में कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जो इन्हें खरीद सकते थे। यहां से सोशल डिफरेंसेस के बारे में हमें थोड़ा आइडिया मिल गया। अब हम बढ़ते हैं क्राफ्ट की तरफ। हमने अब तक जो पढ़ा उसमें हमने कुछ पॉट्स और टूल्स की बात की। अब ये बात तो ऑब्वियस है कि इन्हें कोई ना कोई तो बनाता ही होगा, और जो भी लोग इन क्राफ्टिंग एक्टिविटीज को करते होंगे वो हो सकता है एक साथ किसी एक जगह पर रहते हों। तो आइए अब हम इसे समझते हैं। हमने अब तक मोहनजोदारो जैसे अर्बन टाउन्स के बारे में पढ़ा जहां मेनली ट्रेडिंग एक्टिविटीज की जाती थी, और ये टाउन्स अर्बन सेटलमेंट्स कहलाते थे। लेकिन इनके अलावा भी इंडस वैली सिविलाइजेशन में कई ऐसे छोटे छोटे टाउन्स थे जहां क्राफ्टिंग जैसी एक्टिविटीज की जाती थी। इनमें से एक सेटलमेंट का नाम था चन्हुदारो। मोहनजोदारो के कंपैरिजन में यह जगह काफी छोटी थी और यहां मेनली बीड्स, शेल्स, मेटल्स, सील्स और वेट्स बनाए जाते थे। बीड्स उन छोटे छोटे मोतियों को कहा जाता है जिन्हें धागों में पिरोकर माला या नेकलेस बनाए जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर ये बीड्स किस मेटल से और किस मेथड का यूज करके बनाए जाते होंगे, यही क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसे समझिए। इन बीड्स को बनाने के लिए कार्नेलियन, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेलाइट जैसे स्टोन्स, गोल्ड, कॉपर, ब्रॉन्ज जैसे मेटल और टेराकोटा, शेल्स, फाइनेंस जैसी चीजों का यूज किया जाता था। इन बीड्स को राउंड ही नहीं बल्कि सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल, डिस्क शेप में भी बनाया जाता था। अब सवाल यह है कि इन्हें बनाया कैसे जाता होगा। अलग अलग मटेरियल्स की बीड्स को अलग अलग तरह से बनाया जाता था। जैसे स्टेलाइट की बीड्स को मोल्ड यानी सांचों में डालकर मनचाही शेप और डिजाइन दी जा सकते थे। वहीं जो हार्ड स्टोन्स होते थे उनसे ज्योमेट्रिकल शेप्स बनाना ज्यादा आसान होता था। स्टेलाइट को माइक्रो बीड्स यानी बहुत छोटे मोती बनाने के लिए भी यूज किया जाता था। लेकिन उस टाइम पर इतने छोटे बीड्स बनाए कैसे जाते होंगे, इस बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बाकी स्टोन्स के साथ काम करना आसान रहा होगा। उन्हें भी अलग अलग टेम्परेचर पर हीट करके, ग्राइंड करके, पॉलिश करके मनचाहा कलर और शेप दिया जाता था ताकि वो दिखने में सुंदर लगें। चान्हुदारो, लोथल और धोलीवारा में हमें इस तरह के कई एविडेंसेस भी मिले हैं और ऐसा मानना है कि यहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट्स मोहनजोदारो और बाकी अर्बन सेंटर्स पर भी भेजे जाते होंगे। इसके अलावा नागेश्वर और बालाकोट जैसी जगहों पर भी लोग रहा करते थे, और क्योंकि ये जगह समुद्र के पास है इसलिए यहां शेल्स का ज्यादा काम किया जाता था। आपको तो पता ही है कि समुद्र से अच्छी क्वांटिटी में शेल्स मिल जाते हैं, जिन्हें बालाकोट और नागेश्वर में बैंगल्स, कड़छी और चम्मच बनाने के लिए यूज किया जाता था। लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट को यह बात कैसे पता चली होगी कि किस जगह कौन सा सामान बनाया जाता होगा। जब इन जगहों पर खुदाई की गई तो वहां से इस सामान को बनाने के लिए यूज किए जाने वाले रॉ मटेरियल, रिजेक्टेड और अनफिनिश्ड आइटम्स और वेस्ट मटेरियल्स मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, जिन शेल्स से बैंगल्स बनाए जाते होंगे उसके बचे हुए टुकड़े, जिस कॉपर से ज्वेलरी और बीड्स बनाई जाती होंगी उसके ओर, जिन स्टोन से बीड्स काटे जाते होंगे उनके बचे हुए टुकड़े, इन सारे वेस्ट मटेरियल्स को स्टडी करके इस बात का पता लगाया गया कि इन चीजों पर किस तरह का क्राफ्ट प्रोडक्शन किया जाता होगा। कई बार जब वेस्ट पीसेस ज्यादा बड़े होते थे तो उनसे कई छोटे छोटे प्रोडक्ट्स बना लिए जाते थे, लेकिन फिर भी इनमें बहुत छोटे साइज के वेस्ट प्रोडक्ट्स तो बचते ही होंगे। मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे जगहों पर भी हमें कुछ छोटे छोटे पीसेस मिले हैं जिनसे यह पता चलता है
कि यहां भी इन सामानों को पहुंचाया जाता होगा। इन चीजों को बनाने में जिन रॉ मटेरियल्स को यूज किया जाता होगा वो इंडस वैली और आसपास की जगहों पर आसानी से नहीं मिलते थे, इसलिए कई बार इन रॉ मटेरियल्स को अलग अलग जगहों से लाया जाता था, जैसे ओमान और अफगानिस्तान। सुनने में आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, कोई इंसान 4000 साल पहले पाकिस्तान से ओमान कैसे जाता होगा? आइए हम आपको बताते हैं। इस सेक्शन में हम उन स्ट्रैटेजीज के बारे में जानेंगे जो रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करने के लिए यूज की जाती थी। हमने आपको बताया कि इंडस वैली के आसपास की जगहों पर सारे रॉ मटेरियल्स अवेलेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी इन रॉ मटेरियल्स के एविडेंस हमें यहां से मिले हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, यही हमें जानना है। यहां के लोगों की पहली स्ट्रैटेजी थी ऐसी जगह सेटलमेंट्स बनाना जहां से रॉ मटेरियल्स तक पहुंचना आसान हो, जैसे शॉटुघाई जो कि अफगानिस्तान में है। शॉटुघाई में सेटलमेंट बसने का रीजन था यहां मिलने वाला एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लू स्टोन जिसे लेपिस लजूली के नाम से जाना जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है लोथल जो भरूच के पास था, जहां पर कार्नेलियन स्टोन मिलता था, इसलिए लोथल में हमें सेटलमेंट के एविडेंस मिलते हैं। दूसरी स्ट्रैटेजी थी आसपास के इलाकों में कुछ लोगों को भेजना ताकि वो इन जगहों पर मिलने वाले मेटल्स और प्रीशियस स्टोन्स के बारे में पता लगाएं। राजस्थान के खेतरी रीजन में कॉपर और साउथ इंडिया के कुछ रीजन्स में कई लोगों को गोल्ड की खोज के लिए भेजा गया था। ये बात हमें इन एरियाज में मिले कुछ एविडेंसेस से पता चली है। जैसे राजस्थान और साउथ इंडिया में हमें स्टेटाइट की माइक्रो बीड्स मिली हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग बनाते थे। साथ ही खेतरी रीजन से हमें कुछ अलग टाइप की पॉटरी और लार्ज अमाउंट में कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो बताते हैं कि शायद हड़प्पन्स तक कॉपर यहीं से जाता होगा। इसके अलावा हड़प्पन्स के बनाए हुए कॉपर आइटम्स और ओमान की कॉपर में भी आर्कियोलॉजिस्ट को सिमिलैरिटीज देखने को मिली हैं। इन दोनों ही कॉपर में निकल के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे यह समझ आता है कि ओमान से भी कॉपर यहां लाया जाता होगा। ओमान में आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ हड़प्पन जार्स भी मिले हैं जिन पर मिट्टी की एक थिक लेयर लगाई गई थी। यह लेयर शायद लिक्विड को जार से बाहर निकलने से रोकती होगी। आर्कियोलॉजिस्ट को यह तो एग्जैक्टली नहीं पता कि ये जार किसके लिए यूज किए जाते होंगे, लेकिन ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद हड़प्पन्स इन्हें कॉपर के बदले में एक्सचेंज करते होंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेसोपोटामिया से भी सेम क्वालिटी का कॉपर मिलता है जिसमें निकल के ट्रेसेस हैं। और तो और यहां मिले एक टेक्स्ट में भी इस कॉपर को मगन नाम की किसी जगह से लाने की बात लिखी है जो शायद ओमान को कहा जाता होगा। मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मगन के साथ दिलमन और मिलुहा जैसी जगहों का भी नाम है, और स्टडी में ऐसा माना जाता है कि दिलमन का मतलब बहरीन और मिलुहा का मतलब हड़प्पन रीजन रहा होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन स्टडीज का बेसिस क्या है, आखिर ऐसे कैसे हम किसी भी नाम को हड़प्पा या ओमान से जोड़ सकते हैं, तो प्लीज नोट कि ये सारी बातें यूं ही हवा में नहीं की जा रही हैं, बल्कि एविडेंस के बेसिस पर कही गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेसोपोटामिया में जो सील्स मिली हैं उन पर एक बैल बना है, और ये बैल बिल्कुल उस तरह बनाया गया है जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशंस की सील पर बनाया जाता था। इसके अलावा बहरीन से जो सील्स मिली हैं उन पर बिल्कुल उसी तरह के सिंबल्स और स्क्रिप्ट्स बनाई गई हैं जैसी हड़प्पन सील्स पर बनी होती थी। मेसोपोटामिया के एक टेक्स्ट में मेलुहा के हाजा वर्ड का मेंशन मिलता है जिसे पीकॉक माना जा रहा है। मेलुहा के लोगों को इन टेक्स्ट में सी फेरर्स भी कहा गया है। सी फेरर्स का मतलब है जो लोग सी रूट से ट्रैवल करते हैं। तो हो सकता है कि मेलुहा के ये सी फेरर्स हड़प्पन ही हों, क्योंकि हड़प्पन्स बोट से ट्रैवल किया करते थे। जिन सील्स के बारे में हमने अभी थोड़ी बहुत बात की, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रही है। इन सील्स से हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में काफी कुछ जानने को मिला है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये सील्स कैसी हैं और किसके लिए यूज की जाती थी। सील्स। आज के टाइम में हम दो तरह की सील के बारे में जानते हैं, एक वो जो पेपर पर लगाई जाती हैं और दूसरी वो जो किसी एनवलप या ताले को बंद करने के काम आती हैं। हमें फिलहाल इस दूसरी वाली सील से मतलब है। आपने सुना होगा कि किसी दुकान पर रेड मारने के बाद उसे सील कर दिया जाता है। इस प्रोसेस में दुकान के ताले पर एक सील लगाई जाती है जिससे ऑफिसर्स ये इंश्योर करते हैं कि ताला कोई खोल ना सके। हड़प्पन्स भी सील का यूज कुछ इसी तरह से किया करते थे।
उस टाइम में जब सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता था तो बैग को रस्सी से बांधकर उसकी नॉट पर गीली मिट्टी लगाकर इस पर एक यूनिक सील छाप दी जाती थी, ताकि अगर कोई ये सामान खोलने की कोशिश करे तो रिसीवर को ये बात पता चल जाए, क्योंकि बैग को खोलने के लिए सील को तोड़ना ही एक ऑप्शन था। इसलिए सामान को सेफली पहुंचाने और उसे सही तरह से पहुंचाने के लिए इस सील को यूज किया जाता था। साथ ही जब यह सामान रिसीवर तक पहुंचता होगा तो वो सील पर बने सिंबल को देखकर भेजने वाले की पहचान कर सकता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन सील्स पर क्या बनाया जाता था। जो हड़प्पन सील्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं, उन सभी सील्स पर एक एनिमल और उसके ऊपर एक लाइन में कुछ लिखा हुआ था। यह शायद ओनर का नाम और टाइटल हो सकता है। इस पर क्या लिखा है ये एग्जैक्टली इसलिए नहीं बताया जा सकता क्योंकि हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक कोई समझ नहीं पाया है। कई सील्स पर ये इंक्रिप्शन छोटे छोटे हैं तो कई सील्स पर 26 साइंस तक भी बनाए गए हैं। इन साइंस को हम अल्फाबेट्स की तरह नहीं समझ सकते क्योंकि यहां कोई 10-20 नहीं बल्कि करीब 400 साइंस हैं। इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि एक साइन शायद किसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही हड़प्पन सील्स पर राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा गया है, यानी जैसे हम उर्दू लिखते हैं वैसे। ऐसा इसलिए माना गया है क्योंकि राइट साइड पर साइंस थोड़ी थोड़ी दूर बनाए गए हैं, वहीं लेफ्ट तक जाते जाते इन साइंस के बीच का गैप कम होता चला गया है, जो शायद स्पेस के कम होने की वजह से लिखा गया होगा। और ये राइटिंग सिर्फ सील्स पर ही नहीं बल्कि कॉपर टूल्स, ज्वेलरी, टेराकोटा टैबलेट्स और बोन रॉड्स पर भी देखने को मिलती है। सील्स के साथ साथ यहां से कुछ अलग तरह के स्टोन्स भी मिलते हैं जिन्हें शायद वेट मेजर करने के लिए यूज किया जाता होगा। इन वेट्स को एक खास स्टोन से बनाया जाता था जिन्हें चर्ट कहा जाता था और इनकी शेप क्यूबिकल होती थी। इन वेट्स की एक और खासियत है कि इनमें लोअर नंबर्स वाले जो वेट्स हैं वो 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह के पैटर्न में थे। यानी अगर एक वेट 2 यूनिट का है तो अगला 3 नहीं बल्कि 4 यूनिट्स का होगा, यानी 2 का स्क्वायर कर दीजिए। और इनमें जो हायर नंबर वाले वेट्स थे वो डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे, यानी उनका वेट डेसिमल में था। हमने अब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन और वहां के टाउन्स के बारे में जितनी बातें जानी हैं उनके बेसिस पर एक बात सोचने में आती है कि क्या वहां के आम लोगों ने मिलकर ये प्लानिंग की होगी या फिर इसके लिए कोई राजा या मिनिस्टर रहा होगा। आइए इस बारे में भी जानते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स में। हम आपके लिए लाए हैं एक कुकू FM का ऐसा चैनल जिसमें सभी प्रकार की स्टोरियाँ अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में स्टोरी का नाम वो भी उसका एपिसोड सहित कमेंट करना है। और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी आपको अवेलेबल हो। और ध्यान रहे इस बात का कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ध्यान रखें और ऑल पर सेट करें और सुनते रहिए ऐसे ही मज़ेदार कुकू FM की स्टोरियाँ अपने इस यूट्यूब चैनल NK कुकू FM लवर्स पर। तो मज़े लीजिए और सुनते रहिए। अब तक हमने ढेरों ऐसे एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा है जिन्हें सुनकर हमें लगता है कि ये किसी अथॉरिटी के बिना कैसे पॉसिबल होगा। जैसे ब्रिक्स को बनाने में लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो जम्मू से लेकर गुजरात तक एक जैसा था। अब अगर इन दोनों ही जगह पर अलग अलग लोग ब्रिक्स बनाते होंगे तो इन्हें कैसे पता कि रेशियो इतना ही होना चाहिए। इसका तो यही मतलब है कि इन लोगों को ये किसी ने बताया होगा या फिर किसी किंग ने ऐसा रेशियो फिक्स किया होगा। हालांकि मोहनजोदारो या किसी भी आसपास के टाउन से किंग का या किसी और पॉलिटिकल लीडर के होने के सोशल एविडेंस नहीं मिले हैं। मोहनजोदारो में जो लार्ज बिल्डिंग के रिमेन्स मिले हैं उसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पैलेस का नाम दिया है। साथ ही वहां मिले एक स्टोन स्टैचू को प्रीस्ट किंग का नाम दिया है। और ऐसा नाम देने के पीछे आर्कियोलॉजिस्ट का रीजन है कि मेसोपोटामिया में भी इसी तरह के स्टैचूज मिले हैं जो प्रीस्ट किंग के हैं। और क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन भी लगभग इतनी ही पुरानी है तो हो सकता है यहां भी ऐसा रहा हो। अगर रूलर्स की बात करें
तो आर्कियोलॉजिस्ट्स का इस पर कोई एक ओपिनियन नहीं है। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई रूलर नहीं था, और कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यहाँ की अलग अलग सेटलमेंट्स में अलग अलग रूलर्स थे। कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एक सिंगल स्टेट की तरह रहा होगा, और यह आर्ग्यूमेंट इसलिए वैलिड हो सकता है क्योंकि यहाँ आर्टिफैक्ट्स में, बिल्डिंग्स में, क्राफ्ट्स में जिस तरह की सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं वो अलग अलग रूलर्स के अंडर तो नहीं हो सकती थी। आर्कियोलॉजिस्ट के लिए भी सिर्फ चीज़ों को स्टडी करके किसी कंक्लूजन पर पहुंचना आसान नहीं होता, स्पेशली 4000 साल पहले एग्जिस्ट करने वाली सिविलाइजेशन जो हम सब की सोच से बिल्कुल अलग थी। तो आइए अब हम इस सिविलाइजेशन के एंड को पढ़ते हैं, यानी ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई। हड़प्पन साइट से मिले एविडेंसेस में हमें इस सिविलाइजेशन के एंड होने के बारे में कई बातें पता चली हैं। 1800 BCE के आसपास चोलिस्तान जैसे मैच्योर हड़प्पन साइट्स के अबैंडन होने के एविडेंस मिले हैं। वहीं इसी टाइम पर गुजरात, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जैसे रीजन्स में पॉपुलेशन एक्सपेंशन के एविडेंसेस मिले हैं। 1900 BCE को इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कहा गया है क्योंकि इसके बाद जिन साइट्स में लोग रहा करते होंगे वहां के आर्टिफैक्ट्स, क्राफ्ट्स, राइटिंग और ट्रेड हड़प्पन सिविलाइजेशन से काफी अलग थे। यहाँ के घर भी अलग तरीके से कंस्ट्रक्ट किए गए थे और बड़ी बड़ी पब्लिक बिल्डिंग्स कहीं देखने को नहीं मिलती थी। यानी कुल मिलाकर यहाँ का कल्चर हड़प्पन कल्चर से काफी चेंज्ड था, इसलिए इसे लेट हड़प्पन और सक्सेसर कल्चर का नाम दिया गया है। लेकिन ये सारे चेंजेस क्यों आए होंगे, इसका कोई तो रीजन रहा होगा, राइट? इसका भी एग्जैक्ट रीजन आर्कियोलॉजिस्ट को नहीं पता, लेकिन हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज, डिफॉरेस्टेशन, एक्सेसिव फ्लड्स या नदियों का सूखना कुछ पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से सिविलाइजेशन खत्म हो गई। हालांकि इनमें से किसी एक रीजन को पूरी सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने का रीजन नहीं माना जा सकता। आज हम जब इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम आर्कियोलॉजिस्ट की स्टडी के बेसिस पर पढ़ रहे हैं, और हमने हर जगह ये बात पढ़ी है कि हमें इस सिविलाइजेशन के रिमेन्स खुदाई में मिले। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये कैसे पता चला कि इस पर्टिकुलर जगह पर ही खुदाई की जानी चाहिए, क्योंकि उस टाइम का तो कोई भी इंसान अब तक जिंदा नहीं था। फिर हड़प्पा के बारे में या लोथल के बारे में हमें कैसे पता चला? आइए अब हम इसे समझते हैं। आपने जितनी भी सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ा होगा उसमें एक बात जरूर नोटिस की होगी कि इन्हें ढूंढने के लिए कहीं भी रैंडमली खुदाई नहीं की जाती, बल्कि अगर किसी जगह से कोई आर्टिफैक्ट या पुरानी चीज मिलती है या फिर किसी सिविलाइजेशन के बारे में अगर कोई रिटन रिकॉर्ड होता है तो फिर उस जगह पर खुदाई की जाती है। 19th सेंचुरी में हमारे यहां भी रिटन रिकॉर्ड्स के बेसिस पर ही ये सर्वे किए जाते थे। ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने अर्ली सेटलमेंट्स के बारे में जानने के लिए उन चाइनीज बुद्धिस्ट्स के रिकॉर्ड्स का सहारा लिया जो 4th से 7th सेंचुरी CE के बीच इंडियन सबकॉन्टिनेंट से आए थे। लेकिन चाइनीज के इन टेक्स्ट में कहीं भी हड़प्पन्स का मेंशन नहीं था। होता भी कैसे? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो इतने साल पुरानी थी। अब क्योंकि कनिंघम का सारा काम इन टेक्स्ट के बेसिस पर था, इसलिए हड़प्पन के कुछ आर्टिफैक्ट्स मिलने के बाद भी कनिंघम ने इन पर ध्यान नहीं दिया। एक बार कनिंघम को किसी इंग्लिशमैन ने हड़प्पन सील भी दी थी, लेकिन उसे तब भी ये नहीं पता था कि ये सील इतनी पुरानी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम किसी ने ये सोचा ही नहीं था कि इंडियन हिस्ट्री इतनी पुरानी भी हो सकती है। अब 20th सेंचुरी में आर्कियोलॉजिस्ट दया राम साहनी को हड़प्पा से सील्स मिली तो उनका इस बात की तरफ ध्यान गया कि ये शायद किसी बहुत पुरानी सिविलाइजेशन से हो सकती हैं। इसका रीजन ये था कि इन सील्स को सॉइल के बहुत अंदर से डिस्कवर किया गया था, जो ये बताती है कि ये अर्ली हिस्ट्री से पहले की सील्स हैं। इन्हीं की तरह एक और आर्कियोलॉजिस्ट रखलदास बैनर्जी को भी मोहनजोदारो से सेम सील्स मिली थी, जिससे ये माना गया कि ये दोनों शायद किसी एक ही सिविलाइजेशन का पार्ट रहे होंगे। इसी के बेसिस पर 1924 में ASI के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी की। डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने इंडस वैली में एक नई सिविलाइजेशन की डिस्कवरी को अनाउंस किया। SN रॉय ने द हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखा है कि मार्शल जब इंडिया से गए तो इंडिया की उम्र 3000 साल बढ़ चुकी थी। उस टाइम पर मेसोपोटामिया में भी सेम सील्स मिली थी, लेकिन तब हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में
किसी को पता ही नहीं था, इसलिए कोई इन्हें समझ नहीं पाया। जॉन मार्शल को इंडियन आर्कियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। उन्होंने ग्रीस और क्रेट में काम करके जो एक्सपीरियंस गेन किया, उसकी वजह से इंडिया का बहुत फायदा हुआ। लेकिन मार्शल का एक्सकेवेशन करने का यानी खुदाई करने का तरीका थोड़ा अलग था। अर्थ में रॉक्स के डिफरेंट लेयर्स होते हैं जिन्हें स्ट्रैटिग्राफिक लेयर कहा जाता है। मार्शल हमेशा एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल लाइंस में खुदाई करते थे, जिसकी वजह से उस लाइन में आने वाली डिफरेंट स्ट्रैटिग्राफिक लेयर्स के आर्टिफैक्ट्स एक साथ मिल जाते थे। अब ऐसे में ये पता लगाना मुश्किल हो जाता था कि आखिर कौन सा आर्टिफैक्ट किस लेयर से मिला था। इस प्रॉब्लम को 1944 में एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने रेम व्हीलर ने पहचाना और इस पर काम भी किया। 1947 में इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन की वजह से कई हड़प्पन साइट्स इन दोनों कंट्रीज में डिवाइड हो गई। इसके बाद इंडिया के कच्छ, पंजाब और हरियाणा में जब एक्सकेवेशन किया गया तो हड़प्पन साइट्स की लिस्ट में कुछ और नाम जुड़ गए। इसके अलावा कलिबंगन, लोथल, रखीगाड़ी और ढोलावीरा में भी कुछ हड़प्पन साइट्स हैं जो इंडिया में हैं। 1980s से कई इंडियन सबकॉन्टिनेंट और बाहर की कई कंट्रीज ने हड़प्पन सिविलाइजेशन में अपना इंटरेस्ट दिखाते हुए हड़प्पा और मोहनजोदारो पर काम करना शुरू किया है। यहां से जो भी एविडेंसेस मिले हैं उन्हें मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके स्टडी किया जा रहा है, जिससे हमें इस सिविलाइजेशन के बारे में फ्यूचर में और भी इंटरेस्टिंग बातें जानने को मिल सकती हैं। हालांकि ऐसी किसी भी लोकेशन पर मिले ऑब्जेक्ट्स की स्टडी आर्कियोलॉजिस्ट के लिए आसान नहीं होती। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट को पढ़ना जानते हैं तो शायद इस सिविलाइजेशन के बारे में और भी ज्यादा बातें पता चल सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक तो ऐसा नहीं हो सका है। लेकिन हड़प्पन साइट से जो मटेरियल एविडेंसेस मिले हैं उनकी स्टडी आज भी जारी है। इसी के साथ हम अपने चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं और जानते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस स्टडी में किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। हड़प्पन साइट से आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ मटेरियल्स भी मिले और इन पर लिखी हुई हड़प्पन स्क्रिप्ट भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमें हड़प्पन स्क्रिप्ट पढ़ने नहीं आती। इनमें जो सिंबल्स यूज किए गए हैं वो बहुत ही अलग हैं, जिन्हें अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। दूसरी तरफ जो मटेरियल्स मिले हैं जैसे पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, टूल्स एटसेट्रा, इनकी स्टडी आज भी जारी है। इस टॉपिक पर आपसे इस तरह क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि आर्कियोलॉजिस्ट पास्ट को कैसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, या फिर एक्सकेवेशन में मिले आर्टिफैक्ट्स को किस तरह समझा जाता है या क्लासिफाई किया जाता है। इसीलिए इसके आंसर्स को आप अच्छे से समझिए। इन मटेरियल्स को स्टडी करने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। पहला तरीका है कि वो किस तरह का मटेरियल है, जैसे स्टोन, क्ले, मेटल, बोन या आइवरी यानी हाथी का दांत। और दूसरा तरीका है कि वो मटेरियल किस काम में यूज किया जाता होगा, जैसे या तो वो मटेरियल एक टूल हो सकता है, या फिर कोई ऑर्नामेंट हो सकता है, या फिर किसी रिचुअल के लिए यूज किया जा सकता है। इन आर्टिफैक्ट्स को स्टडी करने के लिए इन्हें प्रेजेंट डेज में अवेलेबल चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है ताकि इनका यूज समझा जा सके। साथ ही इन्वेस्टिगेशन में ये आर्टिफैक्ट्स किस जगह मिले इसके बेसिस पर भी इनकी स्टडी की जाती है, जैसे ड्रेन्स में, हाउसेज में या फिर ग्रेव में। साथ ही कई बार इन आर्टिफैक्ट्स को किसी रेफरेंस का यूज करके ही समझा जा सकता है। जैसे किसी जगह पर अगर हड़प्पन सील मिली है और लोगों को हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में नहीं पता, तो उस सील को कोई स्टडी नहीं कर पाएगा। आपके पास कंपैरिजन के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने के बाद उन्हें स्टडी करना, समझना कोई आसान काम नहीं है, स्पेशली अगर इसे रिलीजियस प्रैक्टिसेस के टर्म्स में देखा जाए तो। हड़प्पन साइट से कई ऐसे अनयूजुअल स्टैचूज मिले हैं जिन्हें आर्कियोलॉजिस्ट ने रिलीजियस फिगर्स माना है, क्योंकि ये किसी रियल लाइफ पर्सन से नहीं मिलती। इनमें एक टेराकोटा से बना फीमेल फिगरिन है जिसने बहुत सारी ज्वेलरी पहनी हुई है और सिर पर भी एक मुकुट जैसा पहना हुआ है। इसके अलावा एक मैन का स्टैचू भी मिला है जो कई जगह सेम पोस्चर में बनाया गया है। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि शायद ये स्टैचू किसी गॉड का हो। स्टैचूज के साथ साथ ग्रेट बाथ्स और फायर ऑल्टर्स जैसे स्ट्रक्चर्स को भी रिलीजियस एक्टिविटीज से लिंक किया जा रहा है। इन साइट्स पर मिली सील्स के जरिए हड़प्पन्स के रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में भी जानने की कोशिश की जा रही है। इनमें से कई सील्स पर प्लांट्स बने हैं जिनसे यह समझा जा रहा है कि शायद हड़प्पन्स नेचर की भी पूजा करते होंगे। साथ ही कई सील्स पर यूनिकॉर्न और योगिक पोस्चर में बैठा एक मैन भी बनाया गया है जिसके आसपास एनिमल्स हैं। ऐसा माना जा रहा है कि शायद ये भगवान शिव हो सकते हैं। इनके साथ जो कोनिकल स्टोन्स मिले हैं उन्हें भी शिवलिंग से लिंक करके उनकी स्टडी की जा रही है।
और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें पुरानी चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। इसलिए हमें प्रेजेंट टाइम की रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक रेफरेंस की तरह यूज़ करते हैं, जिससे कंपेयर करके हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल सकें। तो यहां पर हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन की स्टडी कंप्लीट होती है। हम मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आप सुनते रहिए कुकू एफएम। स्टूडेंट्स, लास्ट चैप्टर में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ा कि ये सिविलाइजेशन किस तरह रहती होगी, उनके टाउन्स कितने वेल प्लान्ड थे, वो कैसे ट्रेड करते थे, और साथ ही इस सिविलाइजेशन के खत्म होने के पॉसिबल रीजंस भी देखे। एविडेंसेस से पता चला है कि ये सिविलाइजेशन 1900 BCE के अराउंड डिक्लाइन हुई होगी। अब किसी एरिया से कोई सिविलाइजेशन खत्म हो जाती है या कहीं और चली जाती है तो वहां एक नई सिविलाइजेशन के बसने और कोई विजिबल चेंज देखने में कई सेंचुरीज लग जाती हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के करीब 1500 साल बाद तक भी हमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इस तरह के किसी लार्ज सिविलाइजेशन के होने के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि इन 1500 सालों में इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इन्हीं 1500 सालों में ऋग्वेदा को लिखा गया, जो हमारे 4 वेदों में से एक है। डेक्कन प्लेटू और उसके आसपास के कई एग्रीकल्चरल सेटलमेंट्स और पेस्टोरल पॉपुलेशन के भी एविडेंसेस मिले हैं। लेकिन 6th सेंचुरी BCE से डेवलपमेंट्स देखे गए, उनकी डिटेल स्टडी की गई। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस टाइम में हमें एम्पायर्स और किंगडम्स का डेवलपमेंट देखने को मिला। इस टाइम के जो एविडेंसेस मिले हैं उनसे पता चलता है कि इन एरियाज का एग्रीकल्चर काफी ऑर्गेनाइज था। यहां पॉलिटिकल सिस्टम हुआ करता था, यहां से ट्रेड बहुत ज्यादा किया जाता था और पूरे सब कॉन्टिनेंट में कई टाउन्स इमर्ज हो रहे थे। हमारे चैप्टर का नाम भी इसलिए किंग्स, फार्मर्स और टाउन्स है। बेसिकली हम इस चैप्टर में 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE यानी कॉमन एरा की 6th सेंचुरी तक की बात करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि वहां से मिली सील्स पर लिखी स्क्रिप्ट्स और वहां से मिले मटेरियल एविडेंसेस इस सिविलाइजेशन को स्टडी करने में हेल्प करते हैं। लेकिन हड़प्पन स्क्रिप्ट को आज तक कोई समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट्स पूरी तरह से मटेरियल एविडेंसेस पर डिपेंडेंट है। लेकिन जिस टाइम पीरियड के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं उसके बारे में जानने में स्क्रिप्ट ने हमारी काफी हेल्प की। अक्सर बच्चों के मन में सवाल आता है ना कि हमें इतने सालों पुरानी बातें कैसे पता चली, तो उसका जवाब है इन साइट से मिले इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट और कॉइन्स। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है पत्थरों पर लिखी गई बातें। हाँ, ये जरूर है कि इन टेक्स्ट्स में और पत्थरों पर लिखने के लिए जिस स्क्रिप्ट का और लैंग्वेज का यूज किया गया वो आज की लैंग्वेज जैसी नहीं है, पर अगर कोई इसे समझकर इसे पढ़ना जान ले तो फिर ये हमारे बहुत काम आती है। यहां आपको स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों वर्ड का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरे चैप्टर में आपके काम आएगा। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, यानी लिखने में जिन लेटर्स का हम यूज करते हैं वो। आपने देवनागरी लिपि का नाम सुना होगा, जो हम हिंदी लिखने में यूज करते हैं। हिंदी लैंग्वेज में जो अक्षर होते हैं जैसे च, छ, ज, झ, क, ख, ये देवनागरी लिपि या देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। वहीं अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ABCDEFGH इसे रोमन स्क्रिप्ट कहा जाता है। स्क्रिप्ट लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब हम लैंग्वेज को समझ लेते हैं। अगर आप हिंदी लैंग्वेज की बात करें, इसे हम देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज को रोमन स्क्रिप्ट में, और इन लेटर्स को मिलाकर हम अपना वर्ड बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग होता है। इसे ही हम लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज के लिए एक अलग स्क्रिप्ट यूज की जाती हो। फॉर एग्जाम्पल, रोमन स्क्रिप्ट का यूज हम इंग्लिश लिखने में भी करते हैं और स्पेनिश और फ्रेंच लिखने में भी। तो एक ही स्क्रिप्ट को अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज किया जाता है, बस लैंग्वेज में जो वर्ड होते हैं वो बदल जाते हैं। हिस्ट्री में हमें जो कॉइन्स मिले हैं उसमें भी कुछ अलग तरह की स्क्रिप्ट का यूज किया गया है और इसे कोई समझ नहीं पा रहा था। लेकिन 1830 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिसर जेम्स प्रिंसेप ने इन कॉइन्स की स्क्रिप्ट को समझकर यह पता किया कि इन पर जो लिखा गया है वो ब्रह्मी और खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा गया है। ये किसी भाषा का नाम नहीं है, बल्कि स्क्रिप्ट का नाम है। कॉइन्स के साथ साथ इस टाइम के इंस्क्रिप्शंस
और टेक्स्ट में भी इन्हीं दो स्क्रिप्ट्स का यूज किया गया था, जिसे प्रिंसेप ने पहचान लिया और इसे पढ़ने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि इन इंस्क्रिप्शंस पर किसी किंग के बारे में लिखा गया है। पियादसी टाइटल दिया गया है। पियादसी का मतलब है प्लेजेंट टू बिहोल्ड, यानी जो देखने में आंखों को प्यारा लगे। इनमें से कुछ इंस्क्रिप्शंस में अशोका का भी नाम देखने को मिलता है, जिन्हें बुद्धिस्ट टेक्स्ट में एक ग्रेट रूलर बताया गया है। जब इन इंस्क्रिप्शंस को अच्छे से स्टडी किया गया, इनकी लैंग्वेजेस को समझा गया, तो हिस्टोरियंस को कई मेजर डायनेस्टीज की एक नई दुनिया मिल गई, जिसके बारे में इससे पहले किसी को पता नहीं था। और इस चैप्टर में हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। स्टडी में हिस्टोरियंस को पता चला कि 6th सेंचुरी BC इंडियन हिस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है, क्योंकि इस टाइम में जो मेजर चेंजेस हुए थे उन्होंने इंडियन सबकॉन्टिनेंट को पूरी तरह से बदल दिया था। इस पीरियड में स्टेट्स और सिटीज बनाई गई। इसी पीरियड में आयरन का यूज भी शुरू हुआ, और तो और यहीं से कॉइन्स की भी शुरुआत हुई। इससे पहले हड़प्पन साइट्स में हमें कॉइन्स नहीं मिले थे, क्योंकि वहां पर बार्टर सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें सामान के बदले दूसरा सामान दिया जाता था। इस टाइम में जिन स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ वो उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स नहीं, बल्कि इस टाइम में इंडियन सबकॉन्टिनेंट को 16 अलग अलग पार्ट्स में बांटा गया, जिन्हें उस टाइम पर महाजनपदास कहा गया था। इनफैक्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म, इन दोनों रिलीजन्स की भी शुरुआत इसी टाइम पर हुई थी, और महाजनपदास के बारे में हमें इन्हीं रिलीजियस टेक्स्ट से पता चला था। इन 16 महाजनपदास में से कुछ इंपॉर्टेंट महाजनपद के नाम थे वज्जी, गांधार, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल और अवंती। इनमें से सारी महाजनपद पर एक तरह का रूल नहीं था। कुछ महाजनपद पर एक ही किंग रूल करता था, वहीं कुछ पर रूल करने के लिए कई मेन का एक ग्रुप बनाया गया था, और इस ग्रुप के सारे मेन को राजा कहा जाता था। इस तरह की गवर्नमेंट जहां रूल किसी एक किंग के हाथ में ना होकर एक ग्रुप के हाथ में हो, उसे ओलिगार्की कहा जाता है। और जिन किंगडम्स में ओलिगार्की हो, उसे गण या संघ कहा जाता है। हर एक महाजनपद की एक स्टेट होती थी, जिसे फोर्टिफाइड किया जाता था, यानी उसकी किलाबंदी की जाती थी। ये कैपिटल्स महाजनपद का इंपॉर्टेंट पार्ट थी, और इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और यहां काम करने वाले मिनिस्टर्स और आर्मी के पालन पोषण के लिए रिसोर्सेज की भी जरूरत पड़ती थी। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिसोर्सेज कहां से आते होंगे, पैसा कहां से आता होगा। एक्चुअली 6th सेंचुरी BC के बाद धर्मसूत्र नाम का एक टेक्स्ट लिखा गया था, जिसे ब्राह्मणज ने लिखा था। इस टेक्स्ट में बताया गया था कि जो भी रूलर किसी किंगडम पर रूल करता है, उसे क्षत्रिय होना चाहिए, और उसे अपने किंगडम को अच्छे से चलाने के लिए कल्टीवेटर्स, ट्रेडर्स और आर्टिसन से टैक्स कलेक्ट करना चाहिए। साथ ही इस टैक्स में वेल्थ इकट्ठी करने के लिए आसपास के किंगडम्स पर रेड करना, लूट करना भी सही बताया गया था। तो चलिए इन 16 महाजनपद में से एक महाजनपद मगध के बारे में आपको बताते हैं। मगध, जो आज बिहार का हिस्सा है, उसे 16 महाजनपद में से सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। इसका कारण है इस महाजनपद में होने वाले डेवलपमेंट, जो इसे 6 से 4 सेंचुरी BC के बीच एक पावरफुल स्टेट बनाते हैं। मगध में एग्रीकल्चर काफी प्रोडक्टिव था, जिसकी वजह से यहां के फार्मर्स अच्छी लाइफ जीते थे। उसके अलावा यहां वेपन्स बनाने के लिए आयरन ओर और आर्मी के लिए एलिफेंट्स इजीली मिल जाते थे, जिसकी वजह से यहां की आर्मी भी काफी स्ट्रांग थी। मगध के आसपास बहने वाली गंगा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी मगध की इंपॉर्टेंस का एक हिस्सा थी, क्योंकि इन रिवर्स के सहारे ट्रैवल, ट्रेड और कम्युनिकेशन काफी आसान था। उस टाइम पर किंगडम के जो दास रहे होंगे, वो रिवर के रास्ते जल्दी ट्रैवल कर पाते थे, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन सस्ता भी था और इजी भी। कई अर्ली जैन और बुद्धिस्ट राइटर्स ने मगध के पावरफुल होने का क्रेडिट यहां के राजा और उनकी पॉलिसीज को भी दिया है, जैसे अजातशत्रु, बिंबिसारा और महापद्मनंदा। जिस तरह हर महाजनपद की एक कैपिटल बनाई गई थी, उस तरह पहले मगध की कैपिटल राजगृह को बनाया गया था, लेकिन बाद में इसे बदलकर पाटलिपुत्र कर दिया था। यह चेंज इसलिए किया गया था क्योंकि पाटलिपुत्र से कम्युनिकेशन ज्यादा इजी था। पाटलिपुत्र को आज हम पटना के नाम से जानते हैं। मगध की इंपॉर्टेंस हिस्ट्री में इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यहीं से एक बहुत ही बड़ा और फेमस एम्पायर इमर्ज हुआ था, जिसे मौर्यन एम्पायर के नाम से जाना जाता है। मौर्यन एम्पायर के बारे में आप सभी ने सुना होगा, जिसे चंद्रगुप्त एम्पायर ने शुरू किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस एम्पायर को अफगानिस्तान
और बलूचिस्तान तक बढ़ाया था, जिसने इस एम्पायर को उस टाइम तक का सबसे बड़ा एम्पायर बना दिया था। मौर्यन एम्पायर के बारे में हमारे पास आज जो भी इंफॉर्मेशन है वो इस टाइम के स्कल्पचर्स यानी मूर्तियां और दो बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब से मिली हैं। इन इंपॉर्टेंट बुक्स में से एक बुक मेगास्थनीज ने लिखी थी। मेगास्थनीज एक ग्रीक एम्बेसडर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में काम करता था। एम्बेसडर का मतलब होता है वो इंसान जो किसी दूसरी कंट्री में भेजा गया हो ताकि वो वहां जाकर अपनी कंट्री के लिए काम कर सके। मेगास्थनीज ने इंडिया में रहकर यहां के कल्चर के बारे में अपनी बुक में लिखा था। दूसरी बुक जिससे हमें चंद्रगुप्त मौर्य और उनके रूल के बारे में पता चलता है वो है अर्थशास्त्र, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर कौटिल्य या जिन्हें हम चाणक्य के नाम से जानते हैं उन्होंने लिखा था। इन बुक्स और स्कल्पचर्स के अलावा मौर्यन एम्पायर के बारे में जानने का जो सबसे रिलायबल यानी भरोसेमंद सोर्स है वो है अशोका के इंस्क्रिप्शंस। अशोका चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंडसन यानी पोता था। अशोका ने अपने टाइम में नेचुरल स्टोन्स और पॉलिश्ड पिलर्स पर कई इंस्क्रिप्शंस लिखवाए थे, जिनसे हमें अशोका के साथ साथ मौर्यन एम्पायर की भी कई बातें पता चलती हैं। अशोका ने इन इंस्क्रिप्शंस पर धम्म यानी जिसे हम धर्म कह सकते हैं उसके बारे में लिखवाया था। इसमें अशोका ने 4 प्रिंसिपल्स बताए थे जिन्हें हर किसी को फॉलो करने को कहा गया था। ये 4 प्रिंसिपल्स थे एल्डर्स यानी बड़ों की रिस्पेक्ट करना, ब्राह्मण और साधु संतों को दान देना, स्लेव्स और सर्वेंट्स के साथ काइंड रहना और अपने रिलीजन के साथ साथ दूसरों के रिलीजन और ट्रेडिशन की भी रिस्पेक्ट करना। इसके अलावा इन इंस्क्रिप्शन से हमें यह भी पता चलता है कि इस एम्पायर के 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स हुआ करते थे, जिनका नाम था पाटलिपुत्र जो मगध का कैपिटल था, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी। सब कॉन्टिनेंट की अलग अलग जगहों से हमें जो अशोकन इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनमें एक जैसी ही बातें लिखी हैं, जिससे हिस्टोरियंस ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इतने बड़े एम्पायर में सेम एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहा होगा। और इसलिए ये टॉपिक आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां से क्वेश्चन बनता है दैट डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ दीज एलिमेंट्स आर एविडेंट इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस दैट यू हैव स्टडीड। आइए हम इसका आंसर समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब होता है वो सिस्टम जो इस पूरे एम्पायर को मैनेज करता होगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मौर्यन एम्पायर काफी फैला हुआ था जिसमें अलग अलग रीजन और बैकग्राउंड के लोग रहते थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहां की कैपिटल पाटलिपुत्र और बाकी 4 प्रोविंशियल स्टेट्स जैसे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और सुवर्णगिरी, इनके आसपास अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल रहा होगा। और ये प्रोविंशियल सेंटर्स रैंडमली नहीं बल्कि सोच समझकर चूज किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल तक्षशिला और उज्जैनी को सेंटर इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये एक लंबे ट्रेड रूट के रास्ते में पड़ते हैं। साथ ही सुवर्णगिरी के आसपास गोल्ड माइंस थी, जिसकी वजह से ये एम्पायर के लिए फायदेमंद हो सकता था। अब कोई एम्पायर इतने बड़े एरिया में फैला होता है तो वहां एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होता है। मान लीजिए अब किसी को ओडिशा से अफगानिस्तान कोई मैसेज पहुंचाना है तो उसके लिए कम्युनिकेशन का फास्ट होना कितना जरूरी है। और अगर किसी को ट्रैवल करके इतनी दूर जाना हो जहां पहुंचने में हफ्तों या महीने लग जाएं, तो इस बीच उनके खाने और उनकी प्रोटेक्शन का भी तो इंतजाम करना जरूरी होगा। मेगास्थनीज ने अपने रिकॉर्ड्स में एक कमेटी का मेंशन किया है जो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। इस कमेटी के अंडर 6 अलग अलग सब कमेटीज थी, जिसमें से एक कमेटी का काम था नेवी का काम मैनेज करना, दूसरी कमेटी का काम था ट्रांसपोर्ट और खाना मैनेज करना। देखा जाए तो इस सब कमेटी का काम सबसे ज्यादा था क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए उस टाइम पर बुलक कार्ट्स यूज की जाती थी। इन बुलक कार्ट्स में जो बैल होते थे उनका खाना भी इन्हीं लोगों को अरेंज करना पड़ता था। इसके बाद जो सोल्जर्स होते थे उनके भी खाने का सारा काम देखना इसी कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद तीसरी कमेटी का काम था पैदल सोल्जर्स को मैनेज करना, चौथी कमेटी का काम था हॉर्सेस को संभालना, पांचवी कमेटी का काम था चैरियट्स यानी रथों को संभालना और लास्ट कमेटी का काम था एलिफेंट्स को संभालना। इन 6 कमिटीज और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझने के बाद इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि अशोका की आर्मी कितनी बड़ी रही होगी। हाथी, घोड़े, पैदल सैनिक, रथ, सब कुछ इनके पास था। ऐसे में अशोका की आर्मी की स्ट्रेंथ पर किसी तरह के शक की कोई गुंजाइश नहीं रही है। अशोका ने अपने एम्पायर को एक साथ जोड़कर रखने के लिए धम्म के प्रिंसिपल्स को भी लोगों तक पहुंचाया था। इन प्रिंसिपल्स को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करने के लिए भी
स्पेशल ऑफिसर्स रखे गए थे जिन्हें धम्म महामत कहा जाता था। मौर्यन एम्पायर की हमारी हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद के कुछ 2000 सालों तक की हिस्ट्री के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। 19th और 20th सेंचुरी में हिस्टोरियंस इस बात को कंसिडर कर रहे थे कि हो सकता है इस बीच में इंडिया में कोई बहुत बड़ा एम्पायर एग्जिस्ट करता हो जिसके बारे में अब तक किसी को नहीं पता। इसी बीच जो स्टोन स्कल्पचर्स और अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे उसने इस पॉसिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है कि जरूर ये इंस्क्रिप्शंस किसी न किसी एम्पायर से ही जुड़े हुए हैं। मौर्यन एम्पायर भले ही सिर्फ 150 साल चला हो लेकिन फिर भी इस एम्पायर की हिस्ट्री में इंपॉर्टेंस है और ये बात इससे जुड़े इंस्क्रिप्शंस बताते हैं। मौर्यन एम्पायर साउथ के कुछ हिस्सों को छोड़कर पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, लेकिन जैसा हमने बताया कि ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहा और मौर्यन एम्पायर के डिक्लाइन होते ही 2nd सेंचुरी BCE में कई चीफडम्स और किंगडम्स इमर्ज होने लगे थे जिनके बारे में अब हम जानेंगे।